गुड मॉर्निंग। आज हम वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट का अध्ययन करेंगे। वायु परिवहन परिवहन का सबसे नवीनतम एवं तीव्र साधन है। इसके द्वारा भौगोलिक दूरियों को कम करके विश्व को एक गांव में परिवर्तित कर दिया गया है। यानी इसके जो ये तीव्र साधन होने के कारण तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के कारण भौगोलिक दूरियां हैं वो विश्व की कम हो गई हैं और विश्व एक गांव में परिवर्तित हो गया है। भारत जैसे विशाल देश के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। देश के आर्थिक विकास में मदद के अलावा इससे युद्ध काल में सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को शीघ्र सहायता पहुंचाने की सुविधा होती है। यानी भारत एक बड़ा देश है और जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उस समय लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए भी ये विशेष रूप से उपयोगी परिवहन का साधन है। भारत जैसे भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण तथा विशाल देश में वायु परिवहन से तीव्रगामी साधन का महत्व स्वतः स्पष्ट है। पश्चिमी देशों एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच संगम स्थल की भांति स्थित इस देश को वायु परिवहन की दृष्टि से विश्व में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। यानी भारत को वायु परिवहन की दृष्टि से केंद्रीय स्थान प्राप्त है। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का प्रारंभ किया गया। यानी भारत के अंदर जो सर्वप्रथम वायु परिवहन का प्रारंभ है वो सन 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का प्रारंभ किया गया। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई और सन 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई, जिसने लाहौर से कराची के बीच विमान संचालन किया। और 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज द्वारा लाहौर से कराची के बीच विमान संचालन सेवा का प्रारंभ किया गया। 1935 में टाटा एयरवेज द्वारा मुंबई तिरुवनंतपुरम तथा 1937 में इसी कंपनी यानी टाटा एयरवेज के द्वारा मुंबई दिल्ली मार्ग पर विमान सेवा प्रारंभ की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति तक देश में 21 वायु परिवहन कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। यानी भारत जब आज़ाद हुआ उस समय 21 वायु परिवहन कंपनियां भारत में स्थित थी। 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन कर दिया गया। यानी जो 21 कंपनियां थी जब भारत आज़ाद हुआ या स्वतंत्र हुआ उस समय 21 वायु परिवहन कंपनियां थी, जिन्हें 1953 में इन सभी 21 कंपनियों को इनका राष्ट्रीयकरण करके और दो निगमों के अधीन कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन दो निगमों एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन द्वारा किया जाता है। अब परंतु वर्तमान में अनेक निजी कंपनियों ने भी यात्री सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के अंदर 1953 में विमानन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा उसके पश्चात दो निगम एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई और इनके द्वारा ही भारत में विमान जो परिवहन सेवा है उसका संचालन किया जाता है। वर्तमान में अनेक निजी कंपनियों द्वारा भी यात्री सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया गया। यानी वर्तमान में जो एयर इंडिया है और इंडियन एयरलाइंस हैं, इसके अतिरिक्त अन्य निजी कंपनियों के द्वारा भी यात्री सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया गया। वायु परिवहन के प्रमुख लाभ। उच्च गति एवं त्वरित सेवा। वायु परिवहन सहज, कुशल और त्वरित परिवहन सेवा प्रदान करता है। यानी वायु परिवहन है वो तीव्र गति से और जो परिवहन की सेवाएं प्रदान करता है। ये खराब होने वाली वस्तुओं के लिए परिवहन के सबसे अच्छे साधन के रूप में माना जाता है। यानी ऐसी वस्तुएं जो निर्मित होने के पश्चात जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके परिवहन के लिए ये सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन है। ऐसे में जब वस्तुओं के परिवहन की तत्काल आवश्यकता हो तब वायु परिवहन का कोई विकल्प नहीं है। यानी तीव्र गति से अगर हमें वस्तुओं का दूसरे स्थान पर अगर कहीं उसको भेजना हो तो वायु परिवहन का कोई विकल्प नहीं है, तीव्र गति से ही उसकी आपूर्ति कर देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा। आधुनिक युद्ध हवाई विमान की मदद से ही आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि एक देश का राष्ट्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो वायु परिवहन है वो राष्ट्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक मार्ग। विमान सामान्यतः किसी भी बाधा के बिना यात्रा करने में सक्षम है और यह कम से कम तथा प्रत्यक्ष मार्गों का अनुसरण करता है। हानियाँ। यानी वायु परिवहन की कौन कौन सी हानियाँ हैं।
मतलब अनेक लाभ के बावजूद वायु परिवहन से हानियां भी हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जोखिम भरा है। वायु परिवहन जो परिवहन है वो परिवहन का सबसे जोखिम भरा रूप है, क्योंकि एक मामूली दुर्घटना सामान, यात्रियों और चालक दल के लिए एक बड़ा नुकसान कर सकती है। दुर्घटना की संभावना परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में इसमें सबसे अधिक है। यानी इसमें दुर्घटना के कारण ही ये वायु परिवहन है वो जोखिम भरा होता है। बहुत महंगा है। हवाई विमानों की परिचालन लागत बहुत महंगी होती है। यानी कि हवाई जो जहाज़ हैं या हवाई परिवहन जो है वो जो विमानों के द्वारा किया जाता है, उसकी जो परिचालन लागत है, उनको चलाने की जो लागत है वो बहुत महंगी है, क्योंकि इसमें हवाई अड्डा एवं विमान के निर्माण पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा इसमें या पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी कारण वायु परिवहन का किराया अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा अधिक होता है और आम लोगों की पहुंच से ये बाहर हो जाता है। लघु वहन क्षमता। विमान छोटे सामान को ले जाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए भारी और सस्ते माल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अविश्वसनीय। वायु परिवहन मौसम की स्थिति द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए विमान यात्रा के लिए सबसे अनिश्चित और अविश्वसनीय है। ये गंभीर रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति से प्रभावित है, क्योंकि ये कोहरे, बर्फ, भारी बारिश के मौसम में कुछ उड़ानों को रद्द करने का कारण बन सकता है। भारी निवेश। वायु परिवहन निर्माण और हवाई अड्डे के रखरखाव के लिए भारी निवेश या भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी कि जो वायु परिवहन है उसके जो हवाई जहाज हैं उनके निर्माण के लिए, हवाई अड्डे हैं उनके निर्माण और रखरखाव के लिए अधिक पूंजी की या भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही अनुभवी और कुशल कार्मिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी निवेश करना पड़ता है। समस्याएं। वायु परिवहन की अनेक समस्याएं हैं, जैसे सेवा की गुणवत्ता में गिरावट। भारत के विशेष संदर्भ में इन समस्याओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो वायु परिवहन की जो भारत के अंदर मुख्य समस्या है वो यह है कि सेवा की गुणवत्ता में गिरावट। एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस की वायु सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार इनकी गिरावट आ रही है। ये एक मुख्य समस्या बनती जा रही है। हड़ताल। वायु परिवहन में हड़ताल एक प्रमुख समस्या रही है। पायलटों या कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से यात्रियों के लिए बड़ी समस्या खड़ी होती है और आर्थिक हानि की भी होती है। कड़ी प्रतियोगिता। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों द्वारा कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। घाटे की समस्या। वायु परिवहन की समस्या घाटे की भी रही है, क्योंकि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन दोनों ही लगातार घाटा अर्जित कर रही हैं। महंगा किराया। वायु सेवाओं की सुविधा केवल विशेष वर्ग तक ही सीमित है। यानी आर्थिक जो अधिक मूल्यवान होने के कारण या अधिक किराया होने के कारण समाज के या कुछ विशेष वर्ग तक ही इसकी सुविधाएं सीमित है, क्योंकि किराया व अन्य परिवहन की अपेक्षा बहुत महंगे हैं। यानी जो वायु परिवहन का किराया है वो अन्य परिवहन के जो साधन हैं उनसे बहुत अधिक है। इसके कारण मध्य व निम्न मध्य वर्ग को इनको वहन नहीं कर सकते या इसका उपयोग नहीं कर सकते या सुविधा से वो वंचित रहते हैं। उच्च वायुयान कार्मिक अनुपात। एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस दोनों सरकारी कंपनियों का कार्मिक आधार विश्व में सर्वाधिक है, जिसका आर्थिक प्रभाव पड़ता है और इसके कारण जो वायु कंपनियां हैं वो घाटे में रहती हैं। पुराने वायुयान की समस्या। इन कंपनियों में जो इंडियन एयरलाइन या और एयर इंडिया तथा एवं इंडियन एयरलाइंस हैं, इन कंपनियों के वायुयान अधिक पुराने हो गए हैं और इन्हें नए वायुयान द्वारा बदले जाने में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। कुप्रबंधन एवं राजनीतिक हस्तक्षेप। इन कंपनियों के प्रबंधन में दक्षता और कुशलता का अभाव है तथा राजनीतिक हस्तक्षेप की स्थिति और भी इसको विकट स्थिति पैदा करती है, जिसके कारण उपभोक्ता निजी क्षेत्र की बेहतर वायु कंपनियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये भारत में वायु परिवहन की मुख्य समस्याएं थी। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान आदि भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये इस मानचित्र के द्वारा भारत के प्रमुख वायु मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। धन्यवाद।